हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है क्लियरिंग द कन्फ्यूजन ओवर सप्तपदी। सप्तपदी क्या है? 7 फेरे सेरेमनी। हिंदू मैरिज को जब तक के कंप्लीट नहीं कहा जाएगा, जब तक के 7 फेरे वाली सेरेमनी नहीं हो जाती। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में ये कहा है और उसी को काउंटर करने के लिए ये आर्टिकल आया है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत अच्छा आर्टिकल है। इंडिया के जो पर्सनल लॉ हैं, हिंदू मैरिज एक्ट हैं, उसके बारे में आर्टिकल है। उससे रिलेटेड चीज़ें आपको प्रीलिम्स और मेंस में आ सकती है। आर्टिकल 142 के बारे में भी बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, वो भी आपको प्रीलिम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ सेफर वेब। इसमें हम कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल टच के बारे में बात करेंगे, जो रिसेंटली हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इंट्रोड्यूस किया है। क्या है ये वर्चुअल टच, और इसको इंश्योर करने के लिए जो पेरेंट्स और टीचर्स का रोल है उसके बारे में भी बात करेंगे। GS4 एथिक्स में ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल होगा वो है वाई केरला टेम्पल्स बैंड यूज़ ऑफ ओलियंडर फ्लावर्स एज ऑफरिंग। यहाँ पर हम ओलियंडर फ्लावर के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लिसिटली प्रीलिम्स में आएगा। जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ओलियंडर फ्लावर की, प्लस इसमें जो टॉक्सिसिटी है वो किस कंपाउंड के कारण है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या सिम्टम्स हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है क्लियरिंग द कन्फ्यूजन ओवर सप्तपदी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली इस आर्टिकल में हम पर्सनल लॉस के बारे में बात करेंगे, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। हिंदू मैरिज में जो कस्टम है सप्तपदी, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है और जो रीसेंट वर्डिक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सप्तपदी मतलब क्या होता है? जो 7 फेरे की रस्म होती है उसे हम सप्तपदी कहते हैं। इसके अलावा आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142 के बारे में भी चर्चा की जाएगी। प्रीलिम्स में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था तो हो सकता है कि यहाँ से भी आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जाए। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल केस में अपनी वर्डिक्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सप्तपदी सेरेमनी परफॉर्म नहीं हुई है 2 इंडिविजुअल के बीच में, तो जो हिंदू मैरिज के एक्ट के हिसाब से उस मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं अग्नि को साक्षी मान करके, तो फिर आपकी मैरिज वैलिड नहीं करार दी जा सकती, उसे इनवैलिड कहा जाएगा, उसे कंप्लीट नहीं कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू राइटर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक हुई है? पहली बात, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में सप्तपदी के बारे में कहा गया है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें कही गई है। उसमें बहुत सारे ऐसे कस्टम हैं जो कि बिना प्रीस्ट के भी किए जा सकते हैं, और सिंपल एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड भी हो रहा है, वरमाला भी हो जाती है सभी लोगों के समक्ष, अपने परिवार रिश्तेदारों के बीच में, तो भी उस मैरिज को कंप्लीट कहा जाएगा। इसे सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज भी कहा जाता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज तमिलनाडु ने अमेंडमेंट करके सेक्शन 7A में जोड़ा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी वर्डिक्ट में माना था कि बिल्कुल इस तरीके से भी अगर मैरिज होती है तो उसे कंप्लीट फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाएगा और मैरिज को वैलिडेशन मिल जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर जो जजमेंट दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सप्तपदी होना ज़रूरी है, तभी जो है 7 फेरे जब तक नहीं होंगे तब तक के मैरिज को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। अब जो केस है
उसके बारे में बात कर लेते हैं। केस क्या था? जो केस है उसमें जो पेटिशनर हैं उन्होंने फाइल किया था कि उन लोगों ने मैरिज जो है फिक्स की थी, लेकिन उनकी मैरिज सेरेमनी हुई नहीं थी और उन्होंने रजिस्ट्रेशन जल्द कुछ अर्जेंसी के कारण रजिस्ट्रेशन करवा लिया था यूपी के जो मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं उसके अंदर, और उसके बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। तो मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन जो मैरिज सेरेमनीज थी वो किसी कारण से नहीं हो पाई थी और उसके बाद उन लोग जो है अलग अलग रहने लगे और उनके बीच में डिफरेंसेस आने लगे और उसके बाद जो मैन था उन्होंने डिवोर्स फाइल किया अंडर आर्टिकल 142। 142 आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया और कहा कि जो हमारी मैरिज है उसे नल एंड वॉइड कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि हम लोगों ने जो मैरिज की सेरेमनीज थी उसे कंप्लीट नहीं किया है। आर्टिकल 142 क्या है इसे देखना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है। आर्टिकल 142 क्या करता है? इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी डिक्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। किसी भी केस में या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर कोई भी डिक्री पास कर सकता है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस देने के लिए किसी भी तरह की डिक्री या ऑर्डर को पास किया जा सकता है। ये जो पावर है ये सप्लीमेंट्री पावर है, ये जो सब्सटेंटिव लॉ है उसे रिप्लेस नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट है और उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न है जो कि इंक्लूड नहीं किया गया है ना, कोई ऐसा ग्राउंड है जिसके अंदर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और वो इंक्लूडेड नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि इस ग्राउंड में भी डाइवोर्स लिया जा सकता है, तो वो क्या करेंगे? आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करेंगे और डाइवोर्स के ऑर्डर पास कर देंगे फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि हिंदू मैरिज एक्ट को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो सब्सटेंटिव लॉज हैं उसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा, कुछ वैक्यूम है तो उसमें कुछ एडिशन किया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ होनी चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए डाइवोर्स का, और इस ग्राउंड को जो है चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है, सब्सटेंटिव लॉज में नहीं है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए हम इसे ग्राउंड बनाकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। तो आर्टिकल 142 बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो भी आर्टिकल 142 होगा वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट के। इसका मतलब कि आप जो है 142 का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते कि जो फंडामेंटल राइट हैं इंडिविजुअल के उसका वायलेशन हो रहा हो। इवन ये इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए जो सब्सटेंटिव लॉज बनाए गए हैं उससे भी, है ना। कोई वैक्यूम है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉज में एक पर्टिकुलर चीज़ दी हुई है कि इसके बिना नहीं माना जाएगा, सप्तपदी के बिना अगर नहीं माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 142 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना पड़ेगा और वो फिर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन 142 का इस्तेमाल यहाँ पर नैरोली ही किया जा सकता है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट था उनकी जो जजमेंट थी उसका क्रक्स क्या है वो देख लेते हैं। The registration of Hindu marriage only facilitates proof of the marriage, but it does not provide legitimacy unless rites and ceremonies envisaged under Section 7 of the Hindu Marriage Act। क्या कह रहा है? जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो सरकार आपको दे रही है वो सिर्फ प्रूव करता है कि आपकी मैरिज हो चुकी है, आपकी मैरिज को लेजिटिमेसी प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आपकी मैरिज
कंप्लीट कब कहलाएगी? जब आपने रिचुअल्स और सेरेमनीज जो कि सेक्शन 7 में दिए हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, जब तक आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है तब तक क्या आपकी मैरिज जो है कंप्लीट और लेजिटिमेट मैरिज नहीं कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो सेक्शन 7 है उसके अंदर क्या सेरेमनीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। The Hindu Marriage Act expect under section 7(1) is that Hindu marriage is to be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. Saptapadi is the custom among certain sections of the Hindu. It is not universally practiced among all denomination. क्या कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 7 है उसमें उन मैरिजेस को कंप्लीट और सोलमनाइज माना जाएगा, लेजिटिमेट माना जाएगा, जो कि सर्टेन रिचुअल्स और सेरेमनीज को कंप्लीट कर रहे हैं, और उसी में सप्तपदी कस्टम की भी बात की गई है। हालांकि जो सप्तपदी कस्टम है 7 फेरे, वो हर सेक्शन ऑफ हिंदूज़ में यूनिवर्सली प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पर ही सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है। जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 7(2) का, वो कह रहा है वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तपदी द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। ये सेक्शन 7(2) में कहा गया है कि जैसे ही सप्तपदी सेरेमनी होगी, जब 7वें फेरे कंप्लीट होंगे, जैसे ही वो फेरा कंप्लीट हो जाता है तो जो मैरिज हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी और बाइंडिंग हो जाएगी दोनों पार्टी के लिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सप्तपदी सेरेमनी इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। ये सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है, ये एक ऐसी सेरेमनी नहीं है कि अगर ये नहीं हुई तो जो सेरेमनी होगी, दूसरी जो सेरेमनी होगी, वो मैरिज को कंप्लीट नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर हम सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज सूया मर्यादाई मैरिज के बारे में बात करेंगे, जो कि तमिलनाडु ने 1967 में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7(a) के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। ये सूया मर्यादाई मैरिज है क्या, इसे समझते हैं। इसमें जो प्रीस्ट का रोल था उसे ख़त्म कर दिया गया, जो लंबे लंबे रिचुअल्स थे उसे ख़त्म कर दिए गए, और दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे को इक्वल मानकर मैरिज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म ऑफ मैरिज। यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है, जो इंटर रिलीजन है, उसके अगेंस्ट में ये सिंपल मैरिजेस को लाया गया है। बेसिकली जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट में, और जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं उसके अगेंस्ट में दिस फॉर्म ऑफ सेरेमनी को लाया गया है। और ये जो सेरेमनी है इसका मेन जो पर्पस है वो क्या है, जो मैरिज है उसको आसान बनाना, उसकी जो सेरेमनीज हैं उसे सिंप्लीफाई करना। 2001 में जो मद्रास हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच है, उन्होंने इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया था। कौन सा जजमेंट था? एस नागालिंगम वर्सेस शिवागामी 2001 में। क्या कहा था हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने माना था कि बिल्कुल आपको कोई भी मैरिज को वैलिड करार देने के लिए प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, पूरे रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है दोनों पार्टीज़ आती है, मिलती है, और काफ़ी सारे लोग जो है आके, है ना, आपके फैमिली फ्रेंड्स मेंबर, ये सारे लोग आ करके सिंपल अगर सेरेमनी हो रही है, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड हो जाए, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को इंडिविजुअल ने रिंग पहना दिया, रिंग सेरेमनी भी हो गई, तो भी वो मैरिज को कंप्लीट माना जाएगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिसेंटली ईला वर्सरन वर्सेस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर केस में ये कहा था कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो तो सही है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि जो सूया मर्यादाई फॉर्म ऑफ मैरिज है, अगर उसे सीक्रेसी में किया जाए तो उसे इनवैलिड करार दिया जाएगा। ये जो है हाई कोर्ट ने कहा था कि सीक्रेसी में नहीं कर सकते, आपके प्रॉपर फ्रेंड्स आना चाहिए, रिलेटिव्स आना चाहिए, और जब तक कि पब्लिक सेरेमनी नहीं होगी, भले ही वो
सिंपल एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड हो या फिर रिंग सेरेमनी हो, लेकिन वो पब्लिक सेरेमनी होना चाहिए, सारे लोग आना चाहिए, मतलब 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, कुछ लोग होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए, और उसी के बाद उस सेरेमनी को कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप सीक्रेसी के साथ कर रहे हैं तो इस मैरिज को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डिक्लेरेशन नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड पब्लिक डिक्लेरेशन के साथ होना चाहिए, तभी आपकी जो मैरिज है उसे वैलिड माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के जो है दबाव में जो इंडिविजुअल होते हैं वो शादी नहीं कर पाते हैं, और इंडिविजुअल कई बार होते हैं कि वो अपनी फ्री विल के हिसाब से जो है शादी कर लेते हैं, और वो मैरिज जो की जाती है वो सीक्रेटली की जाती है, पब्लिक डिक्लेरेशन के साथ नहीं की जाती है। तो चूँकि दो अडल्ट्स हैं, दोनों की फ्री विल है, 18 और 21 साल के हो चुके हैं, तो वो ये मैरिज कर सकते हैं और इस मैरिज को भी वैलिड माना जाएगा। और इस तरह की कंडीशन सेक्शन 7 में कहीं पर नहीं दी है कि पब्लिक डिक्लेरेशन होना चाहिए जो भी सेरेमनी की जा रही है। अगर सेरेमनी सीक्रेटली भी की जा रही है तो भी उसे जो है वैलिड माना जाएगा, मैरिज को कंप्लीट माना जाएगा और सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज हो सकता है। अदरवाइज जो है ये आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, दो इंडिविजुअल का जिनकी फ्री विल, राइट टू चॉइस यहाँ पर वायलेट हो रही है। राइट टू चॉइस के ऊपर भी आपको यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये फंडामेंटल राइट है अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 21। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी कंसिडर माना था कि अगर लॉयर्स चाहें तो इस तरह की मैरिज को वैलिडेट कर सकते हैं उनके चैम्बर में जा कर के, है ना। ये जो वरमाला है और ये सारी सेरेमनी है, इसको अगर आप कर लेते हैं उनके चैम्बर में तो भी वो उन्हें विटनेस की तरह जो है माना जाएगा और उस मैरिज को भी कंप्लीट माना जाएगा। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सप्तपदी है वो एकमात्र फॉर्म ऑफ सेरेमनी नहीं है जिसके थ्रू सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज या फिर मैरिज की वैलिडिटी कंसिडर की जाती है। बाकी फॉर्म ऑफ मैरिज भी हैं और बाकी सेरेमनीज भी है, अगर उसे भी जो है कर लिया जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू कस्टम के अंदर उन मैरिज को भी लीगल और वैलिड माना जाएगा। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये याद रखना है, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो मैरिज हुई है वो वैलिड है या लेजिटिमेट है, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक के रिचुअल या सेरेमनी नहीं होते हैं किसी भी तरह के, तब तक के जो है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे, ये क्रक्स है पूरा, है ना। आपको यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अ सेफर वेब। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो चिल्ड्रन के ऊपर आया है, इसलिए GS1 में पूछा जा सकता है। चिल्ड्रन प्लस इंटरनेट के बारे में ये आर्टिकल है। जो चिल्ड्रन एक्सपोज हो रहे हैं इंटरनेट से उनको क्या क्या रिस्क फेस करना है, ये सारे एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे। प्लस रोल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे टू एड्रेस द कंसर्न रिगार्डिंग इंटरनेट एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन। जो वर्चुअल टच है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। वर्चुअल टच को समझने के लिए क्या रोल अदा कर सकते हैं पेरेंट्स और टीचर्स, इस तरह की चीज़ें आपको GS4 में पूछी जा सकती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल टच को इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक के जो फिज़िकल वर्ल्ड में हम लोग गुड टच और बैड टच की बात करते थे। जो माइनर्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको ये समझाया जाता था कि कौन सा फिज़िकल टच अच्छा है और कौन सा फिज़िकल टच ख़राब है। अगर बैड टच कोई कर रहा है तो आपको तुरंत अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को बताना होगा। इस तरह की चीज़ें जो है समझाई जाती थी बच्चों को फिज़िकल वर्ल्ड में, लेकिन अब जो है बच्चों का इंटरेक्शन वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने
कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल टच को इंट्रोड्यूस किया है और कहा है कि माइनर मस्ट बी इक्विप्ड विद नॉलेज एंड द टूल्स टू नेविगेट ऑनलाइन इंटरेक्शन सेफली एंड रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिस्क लर्किंग इन साइबर स्पेस। क्या कहा जा रहा है कि माइनर्स को ऐसा नॉलेज और टूल्स देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन इंटरेक्शन सेफली कर पाएँ और जो साइबर स्पेस में रिस्क हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो वर्चुअल टच का एक्चुअल में मतलब क्या है उसे समझ लेते हैं। बच्चों को प्रॉपरली सिखाया जाना चाहिए कि जो ऑनलाइन बिहेवियर है वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। कोई आपको साइबर बुलिंग तो नहीं कर रहा है, उसके साइंस क्या हैं, प्रीडेटरी बिहेवियर के साइंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें उन बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ हो रही है। कई बार जो 18 साल के ऊपर के अडल्ट होते हैं वो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। कई बार सेम एज के बच्चे भी ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्हें समझाना कि वर्चुअल टच अच्छा और बुरा क्या होता है, एप्रोप्रिएट ऑनलाइन बिहेवियर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इसमें जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने टीचर्स और पेरेंट्स का रोल रिकॉग्नाइज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो रीसेंट हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे उसमें दिए गए हैं। तो आपको GS 4 में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्चुअल टच प्लस पेरेंट्स और टीचर्स के रोल को मिक्स करके यहाँ पर आ सकता है। अब जो आपके चिल्ड्रंस हैं वो इंटरनेट को एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। जितना अडल्ट कर रहे हैं उतना ही चिल्ड्रन भी कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए कोकोमेलन और ऐसे कई तरह के वीडियोस दिखाने पड़ते हैं, तभी जो है वो खाते हैं। तो उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पस से बढ़ रहा है, सोशलाइजिंग पर्पस से बढ़ रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन और एजुकेशन, इन सारे पर्पस के लिए जो है इंटरनेट का एक्सपोजर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ रिस्क भी बढ़ रही है, जैसे कि ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ये सारी तरह की रिस्क भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल लॉज बिल्कुल हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके थ्रू हम कुछ कंसर्न ज़रूर एड्रेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर बच्चों का कोई भी डेटा प्रोसेस करना हो तो जब तक के पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिलती, कंसेंट नहीं मिलती, बच्चों का डेटा प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो कुछ कंसर्न्स को तो एड्रेस ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन लॉ का रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो इंटरनेट का नेचर है वो बहुत डायनामिक है और उसके थ्रेट्स उससे भी ज़्यादा डायनामिक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों को सिखाना कि प्रॉपर बिहेवियर कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन आपके साथ किस तरीके का बिहेव करना है, तो आपको हमें तुरंत बताना होगा, तुरंत रिपोर्ट करना होगा, अपने टीचर्स को बताना होगा। ये सारी चीज़ें जब तक के बच्चों को नहीं सिखाई जाएगी तब तक के उनको जो साइबर स्पेस है उसकी जो रिस्क है और जो थ्रेट है उसको कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर टीचर और पेरेंट्स के रोल को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। इस अप्रोच को, एक बैलेंस अप्रोच को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का जो एक्सपोजर है वो कम नहीं होगा, तो हमें थ्रेट्स को ही कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है वाई केरला टेम्पल्स बैंड यूज ऑफ ओलियंडर फ्लावर एज ऑफरिंग्स। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें मेंस में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पर हम ओलियंडर फ्लावर के बारे में चर्चा करेंगे। क्या रीज़न है कि इसे टेम्पल में अब आप ऑफ़र नहीं कर सकते, क्यों बैन किया गया है केरला के टेम्पल बोर्ड्स के द्वारा,
ये सारे एस्पेक्ट पर चर्चा की जाएगी और हम बेसिकली ओलियंडर फ्लावर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके नेचर के बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में चर्चा की जाएगी। अच्छा, बैन क्यों किया गया है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। रिसेंटली जो केरला के गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल बोर्ड्स थे जो ऑलमोस्ट 2500 टेम्पल्स को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली ये ऑर्डर इशू किया है, कहा है कि जो ओलियंडर फ्लावर है अब उसे ऑफ़र नहीं किया जा सकता भगवान को, आप टेम्पल्स में आकर उसे जो है नहीं चढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि रिसेंटली एक 24 साल की लड़की ने गलती से ओलियंडर फ्लावर की लीव्स को च्यू कर लिया था, चबा लिया था, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। तो जो ओलियंडर फ्लावर है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने के कारण जो केरला बोर्ड है उन्होंने, केरला के जो टेम्पल बोर्ड हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया है और इसके यूसेज को बैन कर दिया है। क्या हुआ था? जो 24 साल की लड़की थी, रिसेंटली ही उसकी जो है यूके में जॉब लगी थी और वो जो है जाने की तैयारी कर रही थी, खुशी में किसी से बात कर रही होगी, बाहर घूमते हुए बात कर रही थी, ध्यान बिल्कुल नहीं था। ऐसी बात करते करते उसने सामने अच्छा सा फूल दिखा, फूल की पत्ती थी, उस पत्ती को चबा लिया और अपना बात करते रही। उसके बाद जो है उसको काफ़ी उल्टी आई, कुछ थोड़ा ख़राब लगा, फिर उसके बाद उसे नॉर्मल लगने लगा और चूंकि उसे 2 दिन बाद जाना था तो वो एयरपोर्ट गई। वहाँ पर जाके एयरपोर्ट जाके वो पास आउट, मतलब बोल सकते हैं कि पास आउट हो गई और उसके बाद चक्कर खा के गिरने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ उसने डॉक्टर को बताया कि उसने ये लीव्स खाई थी और उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ऑटोप्सी में पता चला कि जो लीव्स उसने खाई थी वो ओलियंडर की थी और उसकी टॉक्सिसिटी के कारण, उसकी पॉइजनिंग के कारण जो है उस लड़की की डेथ हुई है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फ़ोन पे बात करते करते कुछ भी ऐसे नहीं चबाना है। नेचर में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है ना। ऐसा नहीं कि आपने जो भी दिखा, सामने कोई बढ़िया सी फूल दिखा, बढ़िया पत्ती दिखी तो आपने उसको लिया और चबा लिया, इस तरह की चीज़ें ना करें। ध्यान दें, कोई भी चीज़ खाने के पहले 2 बार 3 बार सोचें और ख़ासकर आपके जो बच्चे हैं जो छोटे हैं उनको इन सारी चीज़ों से दूर रखें। अब ओलियंडर के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? नीरियम ओलियंडर, कॉमनली इसे रोजबे कहा जाता है। ये एक श्रब और स्मॉल ट्री है जो कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में मिलता है, टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है। ये जो है अपने ड्रॉट टॉलरेंस के लिए भी जाना जाता है, ये पर्टिकुलर श्रब या पर्टिकुलर ट्री। जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, बड़े सुंदर फ्लावर होते हैं, रेड, पिंक और वाइट। ये इस तरह के फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और जनरली ऑर्नामेंटल और लैंडस्केपिंग पर्पस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो केरला है वहाँ पर इस प्लांट को लोकल नेम से अराली या फिर कनावीरम नाम से भी जाना जाता है और जनरली हाईवे और बीचेस में इस तरह के प्लांट अपने आप नेचुरली ग्रोन हो जाते हैं। नेचुरल फ्रेंसिंग की तरह भी इसे ट्रीट किया जाता है। अब जो ओलियंडर है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी जो मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। जो आयुर्वेदा है उसने कई जगह मेंशन किया है इस प्लांट के बारे में। जो इसकी रूट है, इस रूट का जो बार्क है उसका हम जो है ऑयल निकाल सकते हैं और उसके थ्रू जो है स्किन डिसीजेस को ट्रीट किया जाता है। जो चरवका टेक्स्ट है, चरक संहिता, उसमें वाइट फ्लावर्ड की जो लीव्स हैं, जो वाइट फ्लावर्ड वैरायटी है ओलियंडर की, उसकी जो पत्तियां हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्किन डिसीज़ेस में। और जैसे कि लेप्रोसी है, इस तरह की डिसीज़ को क्योर करने के लिए भी हम इस पर्टिकुलर प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चरक संहिता में दिया हुआ है। और क्या क्या चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लग गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो वाउंड्स के कारण, या फिर
स्किन डिसीजेज हो रही हो, लेप्रोसी जैसे, माइक्रोब्स और पैरासाइट्स के कारण कृमि अगर हो रहा हो तो इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ईचिंग वगैरह हो रही हो तो यहाँ पर इस प्लांट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ओलियंडर की टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी टॉक्सिसिटी को नहीं पहचाना जाता। पूरे वर्ल्ड में इसकी टॉक्सिसिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है सारे कल्चर्स में। इनफैक्ट इसे जो है पहले के ज़माने में सुसाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जो ओलियंडर की टॉक्सिसिटी है वो किन कंपाउंड्स के प्रेजेंट होने के कारण है? ओलियंडरिन, फॉलिनेरिन और डिजिटॉक्सीजेनिन, ये तीनों कंपाउंड की प्रेजेंस होने के कारण प्लांट में ये टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है। जो तीनों कंपाउंड हैं वो एक स्टेरॉयडल कंपाउंड है जो हार्ट की मसल पर एडवर्स इम्पैक्ट करते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंपाउंड भी बोलते हैं। ये तीनों के तीनों कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंपाउंड हैं जो कि स्टेरॉइड की तरह बिहेव करते हैं और हार्ट को एडवर्स इम्पैक्ट करेंगे। जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन है उसको फास्टर कर देते हैं, जिसके कारण हार्ट से रिलेटेड इश्यूज और ये टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलती है। जो अगर आपको ओलियंडर की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसके कारण क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? नौशिया होगा, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी, रैशेस हो सकता है, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, इस तरह की चीज़ें होगी। हार्ट बीट आपकी इरेगुलर हो जाएगी, स्लो हार्ट बीट हो जाएगी और एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। अगर आप 1 से 3 दिन के भीतर जो है इसको खाने के बाद या इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं तो रेयर केसेस में ही डेथ होती है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हैं 1 से 3 दिन में तो चांसेस फैटेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर है, ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। मेन जो आपकी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इसका मेडिसिनल यूसेज प्लस इस कंपाउंड में किस कारण से टॉक्सिसिटी आती है, थोड़ी सी साइंस वाली चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती है। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है ना। और आप अब से थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको एक बार गूगल सर्च करके देख लो कैसा दिखता है, और इसकी पत्तियों से और इसके फूल से बहुत अपने आप को दूर रखना है।